एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5 माई सेल्फ प्रियंका साहू। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक। उसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम देखेंगे कि पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के बनते हैं और सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपीएससी, व्यापम, सब इंजीनियर, एमपी पटवारी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, आप 5 PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसको बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो भी चीजें करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उसके लिए हमें क्या होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। तो फूड हम किस टाइप का लेते हैं? तो फूड में हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, वसा ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, विटामिन ले सकते हैं, वसा, फैट, ये सारी चीजें लेते हैं। अब क्या होता है, ये सारी चीजें तो हम भोजन के माध्यम से ले लेते हैं, तो इनसे एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती, ये सारी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। पोषण के पद कितने होते हैं? स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन को मुख में रखना अंतर्ग्रहण कहलाता है। स्टार्टिंग जो हमारी पाचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो तो होती है मुख से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम भोजन को मुख में रखते हैं ये। फिर सेकेंड स्टेप है पाचन, डाइजेस्टिव। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना। जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं वो हमारे जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या करना है, छोटे छोटे सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करेंगे। ये कहलाता है हमारा पाचन। अवशोषण, पचित भोज्य पदार्थों का आंतों द्वारा अवशोषण। जो पचित भोज्य पदार्थ रहेगा वो आंतें क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी, उससे अपने बॉडी में क्या बना लेगी, एनर्जी बना लेगी। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, स्वांगीकरण। अवशोषित भोज्य पदार्थ का शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा निर्माण में उपयोग किया जाता है। जो अवशोषित भोज्य पदार्थ रहेगा उसे क्या करेगी, हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं है, सेल्स है ह्यूमन बॉडी की, वो उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। बहिर्क्षेपण, अपचित भोज्य पदार्थ का शरीर से बाहर मल के रूप में त्यागना क्या कहलाता है, बहिर्क्षेपण कहलाता है। मतलब जो अपचित भोज्य पदार्थ है, वेस्टेज जो चीज है उसको शरीर से बाहर निकालना, ये कहलाता है बहिर्क्षेपण। ये तो हो गया हमारे पोषण के 5 पद। इसमें हम देखेंगे कि अंतर्ग्रहण में क्या क्या आता है, पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, स्वांगीकरण कैसे होता है, ये सारी चीजों पे हम अब डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो उन सब चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है, हमने भोजन को जैसे ही लिया, भोजन का बाइट लिया, जो भी फूड हम खा रहे हैं उसका बाइट लिया, मुंह में रखा, अंतर्ग्रहण यहाँ पे खत्म हो गया। अब मुंह में रखने के बाद भोजन हमारा कहाँ कहाँ से कैसे जाता है और वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ह्यूमन बॉडी के कौन से अंग में कौन सा कार्य होता है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है, मनुष्य का आहार नाल है। यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने भोजन खाया, मुख से यहाँ से गया, यहाँ पर हमारे टीथ रहेंगे। टीथ टीथ से क्या हो जाएगा, हमारा जो भोजन रहेगा, हमारा जो फूड रहेगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ हमारी जिह्वा रहती है, जीभ रहती है, वहां से क्या नहीं करती, लार स्रावित होती रहती है। तो लार जो रहेगा वो हमारे भोजन में मिलकर इसको एकदम पेस्ट जैसा बना लेगा, और पेस्ट जैसा बनाते हुए यहाँ ग्रसनी जाएगी, इस भाग को ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी से फिर यहाँ से क्रमानुकुंजन गति करते हुए हमारा भोजन ग्रास नली में पहुंचेगा, ग्रास नली से जाएगा, ये है हमारा आमाशय। आमाशय में जाएगा, यहाँ पर आमाशय में HCl रस होता है, ये इसमें मिल जाएगा। और ये होता है हमारा लीवर। जो लीवर होता है, यहाँ पर लीवर में क्या होता है, पित्त रस का स्त्रावन होता है, और ये होता है हमारा पित्ताशय, और यही हमारे क्या करते हैं, पित्त रस का स्त्रावन करते हैं ये। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, अग्नाशय है। और ये जो हमारा जो आमाशय है, यहाँ से ये जॉइंट हुए, ये छोटी आंत से, ये वाली जो नली है यहाँ आ रही है छोटी आंत में, ये बहुत जटिल होती है, ऐसी बनी हुई, एकदम गुथी गुथी बनी हुई रहती है, ये हमारी छोटी आंत है। जो भोज्य पदार्थ रहेगा यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण के बाद
ये भोज्य पदार्थ कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा। बड़ी आंत हमारी बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है, तो बड़ी आंत में यहाँ से भोजन गया, तो यहाँ बड़ी आंत में जैसे ही भोजन जाता है तो उसके बाद बड़ी आंत जो क्या करती है, वो लवण और जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और अपचित भोज्य पदार्थ यहाँ से जाते हुए यहाँ से गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। ये होता है हमारा मनुष्य का आहार नाल। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मुख गुहा क्या होता है, मुख में क्या क्या होता है, और मुख में भोजन किस तरीके से जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में कैसे कन्वर्ट होता है, जिह्वा का यहाँ क्या कार्य है, लार ग्रंथि का क्या कार्य है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये तो हो गया हमारा आहार नाल का डायग्राम। ये हो गए हमारे पार्ट्स जो भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट करके लास्ट में हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ये सारे पार्ट है, एक बार देख लीजिए। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, और ये हमारा लीवर, ये हमारा पित्ताशय, और ये है अग्नाशय, ये है हमारी छोटी आंत, ये है हमारी बड़ी आंत, और ये है गुदा द्वार। ये तो हो गया हमारा आहार नाल का डायग्राम। अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। वो है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य की जो आहार नली होती है उसकी लंबाई पूछ लेते हैं। तो मनुष्य की जो आहार नली होती है उसकी लंबाई होती है 9 मीटर, या हम फीट में अगर पूछे जाए तो हम बोलेंगे कि 30 फीट। मनुष्य की आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी और 30 फीट होती है। मीटर में अगर पूछा जाए तो 9 मीटर, और अगर फीट में पूछा जाए तो 30 फीट। आहार नाल के विभिन्न अंग, आहार नाल में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, तो वो है हमारा मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, और जो सहायक ग्रंथियां होती है वो कौन कौन सी, एक है लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये हमारी है सहायक ग्रंथियां। सबसे पहले हम देखेंगे आहार नली को स्टार्ट करने से पहले, आहार नाल को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे मुख गुहा। और मुख गुहा में हम पहले डिस्कशन करेंगे दांतों पर, और दांतों से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे जिह्वा, और उसके बाद फिर ग्रसनी, ग्रास नली, फिर आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी चीजें देखेंगे। देखिए नेक्स्ट, मुख गुहा में क्या क्या आता है, टीथ आते हैं हमारे, दांत, जिह्वा आती है, लार ग्रंथि आती है। ये जो हमारे टीथ होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं हमारे टीथ। दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। जब हम छोटे रहते हैं उनको मिल्क टीथ कहा जाता है, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और जो स्थायी दांत होते हैं, परमानेंट टीथ, उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य एक विषम दंती जीव है। विषम दंती की उसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग दांत पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे है कृंतक दांत, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक टीथ को हम बोलते हैं इंसाइजन, और रत्नक को बोलते हैं कैनाइन, और ये होता है प्रीमोलर, और ये होता है मोलर। ये होता है कभी कभी इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें क्या होता है, इंग्लिश नेम भी दे दिए जाते हैं, तो आपको इंग्लिश नेम भी याद करना कंपलसरी है, तो आप थोड़ा याद कर लीजिए। जो हमारे कृंतक दांत होते हैं, ये जो सामने के जो दांत होते हैं ना 4, ये वाले कृंतक दांत होते हैं। इनका काम होता है भोजन को, या जो भी चीज हम खा रहे हैं उसको तोड़ना, उसका काम होता है सिर्फ तोड़ना। और उसके जो साइड में देखिए नुकीले वाले जो टिप दिख रहे हैं, वही जो हमारे होते हैं रत्नक दांत होते हैं। ये वाले जो दांत होते हैं ना मनुष्य में तो कम विकसित होते हैं, पर जैसे जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये दांत बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। उनमें जो नुकीले दांत होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, मांस को चिरना फाड़ना होता है। तो ये वाले जो टिप होते हैं इसका काम होता है चिरने फाड़ने का होता है। और ये जो है ये कृंतक दांत है। और प्रीमोलर, अग्र चवर्णक दांत, और ये चवर्णक। चवर्णक मतलब जो चबाने के लिए, पीसने के लिए जो काम आते हैं वो होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हाथी होता है, हाथी में कौन से दांत पाए जाते हैं, तो जो बाहर निकले हुए जो हाथी में जो दांत पाए जाते हुए ना वो होते हैं रत्नक। कौन से होते हैं, रत्नक। और जो मांसाहारी जो जीव होते हैं उनमें कौन से दांत पाए जाते हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा, रत्नक। देखिए टीथ की संरचना है। टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रूट, नीक और क्राउन। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो क्राउन कहलाता है, नीक, और नीचे वाला रहता है रूट, जैसे जड़े। ये जो इनेमल होता है, ये जो इनेमल है ये दांतों का एकदम कठोरतम आवरण है। कठोरतम आवरण जो होता है वो कहलाता है इनेमल। और ये वाली जो है ये वाली है डेंटाइन, और ये है प्लम्प गुहा, और ये है हमारे मसूड़े। और ये वाला जो है ये नर्व सेल्स है,
जिसे तंत्रिका कहा जाता है। क्या होता है, जो एनिमल्स की जो हमारी ये परत होती है, जो कठोरतम, यदि उसमें से ये परत हमारी धीरे धीरे अगर क्षय हो रही है या उसको नुकसान पहुंच रहा है, वो खत्म हो रही है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि एनिमल की यहाँ से परत यहाँ से हट गई, तो यहाँ पर जैसे हम चाय कॉफी जो भी हम पी रहे हैं, तो ड्रिंक कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, तो वो सीधे हमारे कौन से डेंटाइन वाले जो पोर्शन है उस पे जाएगी, तो हमें एकदम से तीक्ष्ण झंझनाहट होगी, पेन होगा, दर्द होगा, ये सारी चीजें होती है। तो कब होता है, जब एनिमल की इनेमल जो होता है ना, उसकी परत अगर हट जाए हमारे दांतों से, तो ये होती है, तो हमें तेज झंझनाहट आती है, ये सारी चीजें होती है। सबसे कठोरतम आवरण पूछा जाता है दांतों में, तो वो कौन सा था, इनेमल। वैसे भी सबसे कठोरतम आवरण इनेमल ही होता है। और जो दांत हमारे होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे टीथ बने होते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हाथी है उसके जो बाहर निकले हुए जो टीथ होते हैं वो कौन से दांत होते हैं, तो कैनाइन या रत्न टीथ। हमने अभी देखा टीथ के बारे में, अब हम देखेंगे जिह्वा। जो टीथ का जो काम होता है वो तो हमारे खाने को चबाना होता है। अब जिह्वा देखते हैं, जिह्वा के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जिह्वा, टंग, यह एक मांसल संवेदी अंग है, यह स्वादग्राही अंग है। इसको मांसल संवेदी अंग क्यों बोला है, मांसल मतलब होता है कि इसमें हड्डी नहीं होती है, ये जो हमारी जो टंग है वो उसमें पूरा क्या होता है, मांस होता है, मतलब उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है मांसल संवेदी अंग या स्वादग्राही अंग। अब स्वादग्राही क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें जीभ से ही पता चलता है कि हमारा जो फूड हमने जो खाया है वो उसका टेस्ट कैसा है, क्यों खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या कैसा है। ये होती है हमारी जिह्वा, इस टाइप की हमारी टंग होती है। तो देखो, जिह्वा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है अग्रभाग, एक होता है पार्श्व भाग और एक होता है पश्च भाग। जो अग्रभाग होता है, जो स्टार्टिंग का जो हमारा होता है, टंग का स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है अग्रभाग, उससे हमें मीठा टेस्ट पता चलता है, उससे हमें क्या होता है, मीठा टेस्ट पता चलता है। और जो हमारा बीच वाला मतलब पार्श्व भाग होता है, इससे हमें क्या होता है, खट्टा टेस्ट पता होता है। और जो हमारा पश्च भाग होता है एकदम पीछे वाला, उससे क्या होता है, कड़वा टेस्ट पता चलता है। जब भी हम मेडिसिन को खाते हैं, गोली खाते हैं, तो हम गोली को क्या करते हैं, अगर जिह्वा के इधर टंग पर हम एकदम पीछे साइड रखते हैं, पर वहीं से तो हमें कड़वा टेस्ट आता है, तो वहां पे नहीं रखना चाहिए ना भाई, वहां पे अगर रखेंगे तो हमें तो दवाई तो हमेशा कड़वी ही लगेगी। कभी ट्राई कीजिए या अग्रभाग पे रख के, क्या पता टैबलेट हमारी मीठी लगने लगे। तो देखिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि जो होता है हमारा जिह्वा के कौन से भाग से मीठा टेस्ट आता है, तो मीठा टेस्ट अग्रभाग से आता है। खट्टा टेस्ट कहाँ से आता है पूछा, तो पार्श्व भाग से। और पूछा जाए कि कड़वा टेस्ट हमें कहाँ से आता है, तो वो आता है हमारा पश्च भाग से। अब देखिए, छोटे छोटे से ऐसे बने होते हैं हमारी टंग के ऊपर, देखना आप, छोटे छोटे इस टाइप के बने होते हैं, ये होती है हमारी स्वाद कलिकाएं। अब जो स्वाद कलिकाएं देखो, इससे टेस्ट बर्ड्स, ये हमारी क्या होती है भाई, इन्हीं के कारण हमें टेस्ट का पता चलता है। ये अगर हमारी टंग पे ये नहीं होगी तो हमें तो टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। बस इसमें टंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी टंग होती है ये किस टाइप का संवेदी अंग है, तो ये मांसल संवेदी अंग है, इसे स्वादग्राही अंग भी कहा जाता है। और जिह्वा के 3 पार्ट होते हैं, एक अग्र, एक पश्च और एक होता है पार्श्व। अग्रभाग से मीठा, बीच वाला जो सेंटर वाला भाग रहेगा, जैसे यहाँ से इस टाइप का, यहाँ से खट्टा टेस्ट आएगा, यहाँ अग्र वाले भाग से क्या आएगा, मीठा टेस्ट आएगा। और ये जो पीछे वाला रहेगा और उससे हमें क्या टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है। ये तो हो गई हमारी जिह्वा, सॉरी टंग। देखिए नेक्स्ट, देखिए लार ग्रंथि क्या होती है। लार ग्रंथि जो हमारी होती है वो लार का स्त्रावन करती है। यदि लार नहीं होगी तो भाई हमारा जो खाना रहेगा वो एकदम पेस्ट जैसा नहीं बनेगा। और अगर पेस्ट जैसा नहीं बनेगा वो, तो यहाँ से ग्रसनी से हमारे जो हमारा भोजन है वो अंदर जा नहीं पाएगा। तो जो लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है, लार का स्त्रावन करना होता है। जो लार ग्रंथि होती है 3 जोड़ों में होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। और लार ग्रंथियों के देख लिए कौन कौन से टाइप्स है, तो एक होती है पैराटिड ग्रंथि, और जिसको हिंदी में कर्णपूर्व बोलते हैं, और सब लिंगुअल ग्रंथि जिसे अधोजिह्वा कहते हैं, और सब मैक्सिलरी इसे जिसे अधोजंभ कहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आ सकता है कि लार ग्रंथि किसका स्त्रावन करती है, तो लार ग्रंथि भाई लार का स्त्रावन करती है। लार ग्रंथि कितनी जोड़ों में होती है, तो 3 जोड़ों में होती है। और पूछा जा सकता है कि इनके कौन कौन से टाइप होते हैं। और इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है कि जो लार ग्रंथि होती है उसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो होती है हमारी पेराटिड ग्रंथि।
सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? पैराटाइड ग्रंथि। इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि पैराटाइड ग्रंथि जो है वो कहाँ होती है, तो यहाँ हमारा जो कान वाला पोर्शन है उसके पास होंगी हमारी पैराटाइड ग्रंथि, ग्रंथि अंदर से। और जो सबलिंगुअल ग्रंथि है ये अधोजिह्वा, जिह्वा के नीचे जो ग्रंथि रहेगी, जिह्वा से जिस टाइप के नीचे से जो लार निकलेगी वो कौन सी ग्रंथि से निकलेगी? सबलिंगुअल ग्रंथि से। और सब मैक्सिलरी ग्रंथि ये अधोजंग, हमारे जबड़े, जबड़े के नीचे ये वाली है। ये पूछा जा सकता है कि ये वाली ग्रंथि कहाँ होती है, ये सारी चीजें। तो आप हिंदी के नाम अगर याद कर रहे हो साथ में तो उससे हम याद कर सकते हैं कि पैराटाइड ग्रंथि कर्ण मतलब कान के नीचे से, और सबलिंगुअल ग्रंथि जिह्वा के नीचे से, और जो हमारी होती है सब मैक्सिलरी जो होती है जंप मतलब जबड़े, जबड़े के नीचे से। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैराटाइड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और पैराटाइड ग्रंथि में मम्प्स विषाणु में संक्रमण से गलसुआ रोग होता है। यदि हमारी पैराटाइड ग्रंथि जो होगी उसमें मम्प्स नामक विषाणु का अगर संक्रमण हो जाता है, हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो हमें जो रोग होगा वो कौन सा हो जाएगा? गलसुआ रोग हो जाएगा। मतलब यहाँ कानों से नीचे वाला ये जो पोर्शन रहेगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगी? सूजन आ जाएगी। तो ये याद रखने लायक क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे, ये तो हमारी लाल ग्रंथि हो गई कि लाल ग्रंथि कितने जोड़ों में पाई जाती है, इनके क्या क्या नाम होते हैं। अब हम देखेंगे कि लार क्या होती है और लार का पीएच मान क्या होता है। लार का जो पीएच मान वैल्यू होती है, आपको पता होगा कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान की जो वैल्यू होती है, जो पीएच वैल्यू होती है, वो किसी भी चीज को ये डिक्लेयर करती है कि वो एसिड के समान रिएक्ट कर रहा है या फिर बेस है या तो वो उदासीन है। यदि किसी का 7 हो पीएच मान, पीएच वैल्यू अगर 7 हो तो वो हमारा रहेगा उदासीन, और यदि 7 से अगर कम है तो वो रहेगा एसिड, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्या रहेगा? क्षार रहेगा। अब हम देखते हैं कि लार क्या होता है। हमने भी लार ग्रंथि देखी, अब हम देखते हैं कि लार क्या होती है। लार को इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा। जो लार का पीएच मान क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार का पीएच मान क्या होता है। तो लार का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। अगर 7 से कम होता है तो हम बोलते हैं कि वो उसकी जो प्रकृति है वो कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। देखिए 6.8 है, 7 से थोड़ा सा कम है तो इसमें थोड़ी सी अम्ल की मात्रा रहेगी। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। जो हमारी लार होती है ना उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि जो टाइलिन नामक एंजाइम रहता है वो किसे कन्वर्ट करता है। तो आप बोल सकते हो कि जो टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है वो स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को क्या में चेंज कर रहा है? शर्करा में चेंज कर रहा है। पाचन की क्रिया जो होती है ना हमारी, जो मुख से स्टार्ट हो जाती है और हमारे मुख में पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पाचन पाचन की क्रिया कहाँ से संपन्न होती है, तो आप या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम या छोटी आंत से या ये सारी चीजें लगा देते हैं। बट हमारा जो पाचन की जो भी डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होती है हमारी, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। और हमारे माउथ में किसका पाचन होता है? कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम बोलेंगे मुख में हमारे कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। और यदि आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक दिन में हमारे मुंह में कितनी लार बनती है, तो 1.5 लीटर समथिंग हमारे मुख में लार बनती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन लार से पूछे जाते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है कि लार का पीएच वैल्यू क्या होती है। तो लार की पीएच वैल्यू होती है 6.8। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। और जो होता है हमारा पाचन का जो कार्य होता है वो हमारे मुख से स्टार्ट हो जाता है। और मुख में कौन सी चीज का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और हमारे मुख में एक दिन में कम से कम 1.5 लीटर तक लार बनती है। ये हो गया लार। देखिए हमने देखा कि मुख गुहा क्या होता है। मुख गुहा में टीथ होते हैं, जिह्वा होती है और लार ग्रंथियां पाई जाती है। और लार ग्रंथि काय का स्त्रावन करती है? लार का स्त्रावन करती है। अब हमारा भोजन क्या हुआ? सबसे पहले हमने मुख में लिया, मुख में क्या हुआ? मुख में जाने के बाद हमारे टीथ के द्वारा अच्छे से जो हमारा भोजन था जटिल पदार्थ में था वो बारीक बारीक चीजों में कन्वर्ट हो गया, एक सरलतम रूप में कन्वर्ट हो गया, पीस गया एक पेस्ट। अब पेस्ट जैसा उसको बनाना है तो उसमें हमारे लिए रहेगी
जिह्वा, जिह्वा के अंदर जो रहती है हमारी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो लार ग्रंथियाँ लार का स्त्रावन करती है, तो लार जो होगी हमारे भोजन में मिल जाएगी और भोजन को एकदम पतला या पेस्ट जैसा बना लेगी। इस टाइप से हमारा भोजन बन गया है। अब भोजन कहाँ से जाना है? ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में ये हमें पहुंचाना है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो ग्रसनी तथा ग्रास नली ये क्या होता है। तो देखिए, ये हमारा मुंह है, मुंह से हमने यहाँ भोजन लिया और ये भोजन यहाँ से जा रहा होगा। यहाँ टीथ होता है, जिह्वा होती है, तो टीथ से चबा लिया हमने, अच्छे से पीस लिया, उसको बारीक पीस लिया। जैसे मिक्सचर कैसे हो जाता है, मिक्सर में कैसे पीसा जाता है, सेम वैसे हमने खाने को पीस लिया, अच्छे से चबा लिया। और पीसने के बाद यहाँ से जिह्वा के नीचे से लार वगैरह सब निकली और लार निकल के उसमें भोजन में अच्छी तरीके से मिल गई। तो यहाँ पर पूरा भोज्य पदार्थ अभी हमारा है। अब जो होता है ये है ग्रसनी। ये क्या है? ग्रसनी है। तो ग्रसनी की लंबाई कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ग्रसनी कितनी लंबी होती है? तो ये है 12.5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है ग्रसनी की। और अगर पूछा जाए कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। ग्रसनी एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, ये यहाँ तक होती है ग्रसनी और यहाँ से हमारी लग जाती है ग्रास नली। तो भाई ग्रास नली हमारी 25 सेंटीमीटर होती है और जो हमारी ग्रसनी है वो होती है 12.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए, ग्रसनी तथा ग्रास नली, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में जाता है और ग्रास नली से भोजन क्रमाकुंजन गति करते हुए आवास में चला जाता है। तो अब ये होता क्या है? क्रमाकुंजन गति क्या होती है? तो क्रमाकुंजन गति, जैसे हमने खाना खाया, दांतों ने हमारे खाने को अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया, पीस लिया, मिक्स हो गया, लार भी मिक्स हो गई। अब यहाँ से हमारी जहाँ से खाना निकल रहा है वो हमारी ग्रसनी, उसके बाद हमारी लग जाएगी ग्रास नली। तो जो ग्रास नली में जब हमारा खाना पहुंचता है, तो जहां पर खाना होता है तो हमारी क्या होता है, जैसे हमने ये खाना खाया तो यहाँ से वैसी मोटी हो जाएगी, यहाँ खाना आया तो फिर यहाँ से इधर फिर ऐसी रहेगी, फिर जैसे ये खाना आया यहाँ मोटा हो जाएगा और फिर जैसे खाना यहाँ से नीचे गया तो इधर वाला मोटा हो जाएगा और ये पतला हो जाएगा। तो इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से। मतलब खाना जा रहा है तो वो वहां पे मोटा हो जाएगा और फिर वो खाना वहां से हट रहा है तो फिर से जैसा का वैसा हो जाएगा। जैसे कि बलून, बलून में हवा डालो फूल जाता है और फिर उसमें से हवा निकालो, जैसा का वैसा हो जाता है। सेम वैसा खाना जहां जहां जाएगा वहां से खुल जाएगा और फिर धीरे 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 ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए, जैक जैक करते हुए ये नीचे जाएगा। तो ये हमारी होती है ग्रास नली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? तो पूछा जा सकता है कि जो ग्रसनी होती है हमारी, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ग्रसनी की लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर। और पूछा जाता है कि ग्रास नली की लंबाई क्या होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारा ग्रास नली से होते हुए जब अब हमारा खाना पहुंचेगा आमाशय में, अब हम आमाशय के बारे में देखेंगे। इसके जस्ट नीचे हमारा क्या है बेटा? आमाशय है। अब यहाँ से भोजन यहाँ तक पहुंच गया, भोजन से हमारा जो यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। अब ये चीज देखते हैं। देखिए, आमाशय क्या होता है, हमारा स्टोमक क्या होता है, हमारा जो ग्रसनी से होते हुए भोजन ग्रास नली में पहुंचा और ग्रास नली से हम हमारे काम में इंटर हो गया, आमाशय में इंटर हो गया है। ये हमारा क्या है? आमाशय है। ये हमारा आमाशय है। देखिए यहाँ पर जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय की जो संरचना होती है वो जे आकार की थैलीनुमा संरचना होता है, थैली जैसा होता है। और ये जो आमाशय की जो दीवारें है, ये वाली जो दीवारें है, ये क्या करती है? ये दीवारें जठर रस का स्त्रावन करती है। कौन से रस का स्त्रावन करती है? जठर रस। इन दीवारों से कौन सा रस निकलता है? जठर रस का स्त्रावन करती है। और जठर रस में क्या होता है? एचसीएल अम्ल होता है। तो एचसीएल अम्ल क्या होता है? हमारे भोजन में मिलकर उस भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का स्रावन करती है। जठर रस में क्या होता है? एचसीएल नामक अम्ल पाया जाता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं कि जो आमाशय होता है उसकी आकृति कैसी होती है? तो ये तो आपको याद रहेगा कि जो आमाशय की आकृति होती है वो जे आकार की होती है। जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है और आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। पूछ सकते हैं कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो आमाशय में पाई जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जठर रस का स्रावन कौन करता है? तो जठर रस का स्रावन करता है आमाशय। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती है, पर ये सारी प्रोसेस हमारी कहाँ में हो रही है? आमाशय में हो रही है। और ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा आमाशय होता है वो कौन से एंजाइम का स्रावन करता है, उसमें से आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो आमाशय में से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। और पेप्सिन काय का पाचन करता है? तो पेप्सिन से आप याद रखोगे पेप्सिन प्रोटीन।
देखो पेप्सिन से काय का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। तो आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है और वो एंजाइम क्या करता है, हमारे भोजन में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है। ये तो हो गया अब हमारा आमाशय। यहाँ पर हमारा भोज्य पदार्थ आया, ये यहाँ से ये जो है आमाशय की जो दीवार है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथि जैसे ही भोजन हमने किया, जठर ग्रंथियों ने जठर रस का स्रावन करना स्टार्ट कर दिया और जठर रस में होता है HCl। तो हमारा जो भोज्य पदार्थ है सारा वो हो गया HCl सॉरी अम्लीय हो गया। समा हमारा जो पूरा भोज्य पदार्थ है वो अम्लीय हो गया, इसमें पूरे में HCl अच्छी तरीके से मिल चुका है। और जो हमारा आमाशय होता है वो क्या करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन करता है, जिसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना या ये बोल सकते हैं प्रोटीन का पाचन करना। पूछा जा सकता है कि पेप्सिन का कार्य क्या है, पेप्सिन नामक एंजाइम का कार्य क्या है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब ये हमारे आमाशय में तो आ गया। अब उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा वो देखेंगे। अब यहाँ से मुख से गया, पीस लिया, चबा लिया, ग्रसनी में गया, ग्रसनी से क्रमानुकुंचन गति करते हुए ग्रासनली में पहुंचा और ग्रासनली से अब हमारा पहुंचा आमाशय में। अब हम देखेंगे कि जो लीवर होता है हमारी बॉडी में उसके क्या कार्य होते हैं। लीवर यहाँ पाया जाता है, इस टाइप का कुछ होता है और इस टाइप का। अब हम देखेंगे जो हमारा ये जो लीवर होता है ना, लीवर एक ऐसा अंग है हमारी ह्यूमन बॉडी में। लीवर एक ऐसा अंग है जिसको आधा काट देने पर, ऐसा हमने मान लीजिए इसको आधा यहाँ से डिवाइड कर दिया, काट दिया, और हम आधे लीवर पे भी जिंदा रह सकते हैं। और क्या होगा, ऑटोमेटिक जो हमारा लीवर है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट लीवर बना लेगा। सिर्फ लीवर एक ऐसा अंग है कि आधा कट जाए उसके बाद भी धीरे 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 पूरा हो जाता है। जब लीवर को ट्रांसफर किया जाता है ना किसी और बॉडी में, तो क्या होता है, तो जो जिस बॉडी से ट्रांसफर किया जाता है उस बॉडी में भी एक कंप्लीट लीवर बन जाता है और जिसमें किया है उसमें भी, दोनों में एक कंप्लीट लीवर बन जाएगा। और जो लीवर होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। अब हम देखेंगे यकृत के बारे में। यकृत से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये देखिए। ये है हमारा यकृत लीवर। यहाँ पर देखिए लीवर का डायग्राम दिया हुआ है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका वजन 1.6 kg होता है। जो यकृत है ना वो हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है यकृत। इसका वजन कितना होता है, 1.6 kg होता है। अब ये 1.6 kg क्या होता है, वैसे तो 18+ व्यक्ति का ही एक स्वस्थ मनुष्य का वजन करके ही काउंट किया जाता है कि उसका लीवर का जो वेट रहेगा वो कितना रहेगा। बट अगर कोई बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर है या उसकी हाइट पर्सनालिटी ज्यादा है तो उसका वेट थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, पर ये लगभग अप्रोक्स में ये माना गया है कि यकृत का जो वेट है वो 1.6 kg होता है। यकृत पित्त रस का स्रावन करता है। जो यकृत है ना हमारा उसमें क्या रहता है, पित्त रस का स्रावन करता है, या बोल सकते हैं कि पित्त रस उसमें संग्रहित रहता है। पूछा जाता है कि पित्त रस का संग्रहण कौन करता है, तो पित्त रस का संग्रहण कौन करता है, यकृत करता है। अब जो पित्त रस होता है उसका पीएच वैल्यू अगर पूछ ली जाए तो वो हमें बताना है कि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.8 से 8.3 तक। इसके बीच में कोई भी पीएच वैल्यू हो सकती है। और देखियो 7 से ज्यादा है, 7.8 है, सेम 8.3 है, तो हम जब भी 7 से अगर ज्यादा होती है पीएच वैल्यू तो वो उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो यहाँ पर जो पित्त रस होगा वो उसका जो रहेगा वो कैसा रहेगा, क्षारीय रहेगा। और जो आमाशय में जो जठर रस था उसकी प्रकृति कैसी थी, अम्लीय थी। पित्त रस का संग्रहण कौन करता है, तो पित्ताशय करता है। पित्ताशय का जो काम होता है वो क्या करता है, पित्त रस को संग्रहित करके रखता है अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। पित्त रस में 2 वर्णक पाए जाते हैं, बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन पाए, मतलब 2 वर्णक। वर्णक का मतलब होता है रंग, कलर। तो ये जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन 2 वर्णक जो पाए जाते हैं, अगर बिलिरुबिन की उपस्थिति हमारी बॉडी में ज्यादा दिखाई जाए तो पीले रंग की दिखेगी हमारी बॉडी। और अगर पीले रंग की बॉडी है तो हम बोल सकते हैं कि हम पीलिया रोग से क्या है, ग्रसित है। रक्त में बिलिरुबिन की उपस्थिति पीलिया रोग को दर्शाती है। देखिए जो बिलिरुबिन होता है इसका जो वर्णक होता है, इसका रंग होता है पीला। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे अगर रक्त में
बिलीरुबिन की उपस्थिति दिखेगी तो हमारी बॉडी जो रहेगी ना वो पीली दिखेगी। जो हमारी आईज है उसका कलर भी पीला दिखता है। तो हम कौन से रोग से पीड़ित रहेंगे? पीलिया रोग से पीड़ित रहेंगे। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम, ये पूछा जाता है कि अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है। तो याद रखना है आपको कि जो यकृत है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। जो अमोनिया होती है ना ये बहुत विषैला पदार्थ है तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। वैसे यूरिया भी है बट अमोनिया ज्यादा है। तो अमोनिया को यूरिया में क्या कर देता है? चेंज कर देता है यकृत। यकृत में संग्राहक भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा विटामिन ए तथा विटामिन डी का संग्रहण होता है। जो हमारा यकृत होता है वो किस किस चीज को संग्रहित करके रखता है? तो वो तो एक तो ग्लाइकोजन को रहेगा, संग्रहित करके रखेगा, और विटामिन ए और विटामिन डी को उसके अंदर संग्रहित करके रखता है। यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन पाया जाता है। पुनरुद्भवन का मतलब है रिजनरेशन पावर। हमने अभी बताया था आपको कि अगर किसी ह्यूमन का, मनुष्य का यकृत उसे ट्रांसफर किया जाए, लीवर डोनेट किया जाता है, तो लीवर पूरा डोनेट नहीं किया जाता, लीवर का हाफ पोर्शन डोनेट किया जाता है। तो क्या होगा? जिसको आप डोनेट कर रहे हो, जिसको आप दे रहे हो, उसकी बॉडी में भी लीवर पूरा बन जाएगा, कंप्लीट लीवर बन जाएगा, और जिसने दिया है उसकी बॉडी में भी बन जाएगा। यकृत में सर्वाधिक रीजनरेशन पावर होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन यकृत से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो यकृत है वो पित्त रस का स्रावन कर रहा है। इसका माध्यम क्या होगा? इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। और हमने देखा आमाशय, आमाशय का अम्लीय रहेगा। अगर हमारे आमाशय में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो अम्लीय पदार्थ, जो हमारा भोज्य पदार्थ रहेगा, वो ये क्षारीय भोज्य पदार्थ के साथ क्रिया करेगा। और अम्ल और क्षार, आपको तो पता है कि अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि भोजन सबसे पहले हमारे मुख में जाता है, मुख से हमारे टीथ में जाता है, टीथ क्या करता है? चबाने का काम करता है। भोजन को चबा कर उसे पतला बना देता है, पेस्ट जैसा बना देता है, लुगदी बना देता है इस टाइप का। फिर वो हमारी ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से हमारा भोजन ग्रास नली में जाता है, भोजन ग्रास नली में जाएगा। फिर उसके बाद हमारा भोजन पहुंचाएगा हमें आमाशय में। जो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावन करती है, और जठर रस में से HCl निकलता है। जो HCl हमारे क्या करता है? आमाशय में मिल जाता है। ये सारी चीज देखी। उसके बाद हमने देखा यकृत, यकृत में पित्तरस का स्रावन होता है, और ये पित्तरस पित्ताशय से निकलता है। ये सारी चीजें देखी। अब इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू विल बी नेक्स्ट लेक्चर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ ही यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे MPPSC, व्यापम सब इंजीनियर जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अभी प्ले स्टोर से 5PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज दी हुई है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको डेली की अपडेट्स पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।